Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आज के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हम नर्वस सिस्टम जो ह्यूमंस का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो पूरी बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ इस चैप्टर में है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको बताया कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन साथ में इंटरैक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कंट्रोल तो आपको पता ही है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को कंट्रोल करे उसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल डिफरेंट जो भी रीजन्स होते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम होता है। जैसे यहाँ आपको बताया है कि जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन को तोड़ा जा सके और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। इसके लिए जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मतलब एक भी फंक्शन अगर दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जाएगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं हुई तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो फिर बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी बॉडी के पास नहीं होगी। तो इसीलिए सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड होती हैं। जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ है नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी की, वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाती हैं, क्योंकि अब उनका जो भी एक्सेस काम करने का जो भी मतलब रिक्वायरमेंट थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब याद रखना कि सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम भी साथ में काम करता है। मतलब नर्वस सिस्टम ने एक्चुअल में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने अगर कुछ चीज़, कुछ सिग्नल भेजा तो उसके लिए दूसरे ऑर्गन्स को बताना कि तुम्हें ये काम करना है, या उसके इंडिविजुअल सेल्स या टिश्यूज का वो काम करना डायरेक्टली हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ में काम करते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, ताकि ये सारी प्रोसेसेस इजीली हो सके। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो स्पेसिफिक यूनिट पढ़ी थी, वो यूनिट क्या पढ़ी थी? नेफ्रॉन। यहाँ पे जो यूनिट होती है उसे न्यूरॉन बोला जाता है, और यही है जो डिटेक्शन, रिसीव या ट्रांसमिशन करता है जो भी सिग्नल होते हैं, स्टिमुलस होते हैं उनका। तो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस आपकी बॉडी को डेली मिलते रहते हैं, और उनको डिटेक्ट करना, उन्हें परसीव करना, रिसीव करना, और फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी सिग्नल भेजना है यानी ट्रांसमिशन करना है सिग्नल्स का, सारी चीज़ें न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने, अगर मेरे को कोई गर्म चीज़ यहाँ पे हाथ पे लगती है तो वो मुझे एकदम से कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे उन्होंने सिग्नल भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि ऐसी चीज़ हुई है। तो इसीलिए आपको बताया है कि डिटेक्ट करना सिग्नल को, स्टिमुलस को, रिसीव करना और उसे ट्रांसमिट करना जहाँ पे भी उसे भेजा जाना चाहिए, वो सारा का सारा न्यूरॉन्स करते हैं। अगर आप लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हो तो इनके पास क्या होता है, जो भी न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। मतलब उनके अंदर प्रॉपर नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता हमारी तरह। जैसे अगर आप हाइड्रा वगैरह की बात करोगे तो उनमें न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, बट वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता टू फॉर्म अ नर्वस सिस्टम कंप्लीट वाला। सिमिलरली अगर आप इंसेक्ट्स की बात करोगे तो उन पे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यू वगैरह। बट वर्टिब्रेट्स की बात करोगे, हमारी बात करोगे, तो हमारे अंदर ज़्यादा डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसीलिए हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये दोनों के दोनों जो भी पार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये दोनों पार्ट्स साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो पूरा नर्वस सिस्टम हमारा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है,
तो पेरीफेरी में यानी बाकी जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ तक सिग्नल पहुँचाने के लिए या वहाँ से सिग्नल रिसीव करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसी के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जोड़ने के लिए, फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आपको मेंशन भी किया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और यही मेजर रीजन है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कंट्रोल की जाती है। ठीक है, जब भी हम सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं ना। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे सोचते हो। तो ये चीज़ जो है किस तरीके से कंट्रोल होती है, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वही आपको बताया कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और सारे जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप पीएनएस की बात करोगे तो पीएनएस होता है जिसमें सारी नर्व्स आती हैं जो बॉडी के अंदर सारी जगह पे फैली हुई होती हैं। तो मतलब पूरी बॉडी में जो भी नर्व्स फैली हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो भी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में नर्व्स हैं उन सबको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंसीडर करते हैं। ऐसा किस लिए होता है? पेरिफेरी का मतलब होता है कॉर्नर्स पे या साइड्स पे। जैसे कि एक सिटी है तो उस सिटी के पेरिफेरल रीजन का मतलब है उसकी बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। अब जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक एफेरेंट और एक इफेरेंट। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी जब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इफेरेंट का मतलब होता है एग्जिट, मतलब कि एफेरेंट जो सिग्नल लेके आ रहा है और इफेरेंट जो सिग्नल वापस दे रहा है। तो इसे इफेरेंट और एफेरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको कि एफेरेंट वाली जो होती है वो इम्पल्सेस को टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाती है और इफेरेंट उल्टा काम करती है, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जो होता है वो बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन्स या रीजन्स तक लेके जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स होती हैं, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक वाली जो होती है वो बेसिकली होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स, एंड ऑटोनॉमिक जो होती है वो इसका उल्टा यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना है, सोमैटिक वाला जो नर्वस सिस्टम होगा ऐसे साइड में लिख लिया करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीएनएस से स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। अगर आप दूसरे की बात करोगे तो दूसरा जो होता है वो होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक वो जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सोमैटिक वाले को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑटोनॉमिक वाला कहाँ पे लेके जाएगा सिग्नल, तो ये लेके जाएगा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, क्योंकि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का फंक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये लेके जाता है स्मूथ मसल्स के पास, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया भी था दूसरी क्लास में कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनकी भी एक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इसीलिए दोनों के पास सिग्नल जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू। मतलब ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑटोनॉमिक, ऑटो है मतलब खुद से चलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी बताया है कि ऑटोनॉमिक वाला फिर सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक दो कैटेगरी में आता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देती हूँ। सिंपैथी के टाइम पे जैसे मान लो आप डर रहे हो या फिर आप रो रहे हो, ठीक है, इमोशंस का जो भी इस तरीके का होता है, मतलब आप रो रहे हो, नेगेटिव चीज़ें जो भी हो रही हैं, तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, तो जॉयफुल मूड जब भी होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो दोनों का आपको एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें सारी नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया वगैरह आता है, जिसमें कि सिग्नल कहाँ से कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी विसेरा एंड फ्रॉम विसरा टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो विसरल ऑर्गन्स मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो विसरल मसल्स के बारे में बताया था, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे होती है। तो उनके
थ्रू, यानी उनके पास सिग्नल भेजा जाए या उनसे वापस सिग्नल लिया जाए, तो उसके लिए विसरल नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के, आपको पता होगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। 3 मेजर पार्ट्स हैं ये किसी भी न्यूरॉन के। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा निसल्स ग्रैन्यूल इसके अंदर होते हैं, तो ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर निसल्स ग्रैन्यूल बोले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी याद रखना है कि डेंड्राइट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो फाइबर लाइक एक्सटेंशंस जो होती हैं सेल बॉडी की, डेंड्राइट्स होती हैं जिनका काम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। इसके अलावा आपके पास साइनेप्टिक नॉब होती है, तो साइनेप्टिक नॉब जो होती है वो हर एक जो भी ब्रांच होती है इस डेंड्राइट की, उनके एंड में कहीं पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनेप्टिक नॉब बोला जाता है। वो आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में। ये सारे नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, जो एक्चुअल में पूरे एक्सॉन से होते हुए एंड में जा रहे हैं, मतलब ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है। डेंड्राइट वाली साइड पे ये पॉइंटेड होता है, वहां पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सॉन के टर्मिनल पे। तो इन्हें हम साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं क्योंकि ये साइनेप्सिस पे प्रेजेंट है, जहां पे एक्चुअल में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। बीच में ये एक्सॉन वाला रीजन होता है जो प्रेजेंट है। इसके अराउंड माइलिन शीथ हो सकती है, नोड ऑफ रेनवीर होती है जो बीच में प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ जहाँ पे नहीं होती, एब्सेंट होती है उस रीजन में। श्वान सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, निसल्स ग्रैन्यूल, डेंड्राइट्स तो आपको अभी बता ही दिया मैंने। यही चीज़ आपको यहाँ बताइए, साइनेप्टिक नॉब जो होता है वहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे केमिकल्स होते हैं, जिसमें एसिटाइल कोलिन भी आता है। ये वो रीजन है जहाँ पे एक न्यूरॉन अपना सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। तो डिपेंड करेगा कि कितने एक्सॉन्स हैं, कितने डेंड्राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ 3 टाइप के बताए हुए हैं। एक होता है मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सॉन होता है बट एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, ऐसा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको देखने को मिलेगा। बाइपोलर, जिसमें एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट होता है, मतलब 2 ही पोल्स हैं, तो ये आइज के रेटिना में प्रेजेंट होता है। एक यूनिपोलर होते हैं जिसमें एक एक्सॉन होता है और इनके अंदर कोई भी डेंड्राइट नहीं होता, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, अगर एक्सॉन के टाइप्स की हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वाले जो होते हैं उनकी एनवेलप होता है, वो एनवेलप श्वान सेल से बना होता है। तो एक्चुअल में ये जो एनवेलप है यहाँ पे, ये सारा श्वान सेल से बना है, क्योंकि यहाँ लेबल भी किया है ना श्वान सेल। तो श्वान सेल से कवर्ड होता है एक्सॉन का पोर्शन, तो उसे हम बेसिकली बोलते हैं माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड में वो एनवेलप होता है श्वान सेल्स वाला, तो माइलिन शीथ बेसिकली होती है। और जो गैप होता है जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती, उसे नोड्स ऑफ रेनवीर बोलते हैं, जो अभी पीछे बताया था आपको। माइलिनेटेड वाले जो होते हैं ये स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं, मतलब एक्चुअल में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास होते हैं उनमें ज़्यादातर माइलिनेटेड वाले नर्व फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। अनमाइलिनेटेड वो होते हैं जो श्वान सेल्स से कवर्ड तो हैं बट वो माइलिन शीथ की फॉर्म में नहीं है, मतलब माइलिन शीथ वहाँ पे नहीं होती है। ये ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, जो अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब एक्चुअल में नर्व इम्पल्स जो होती है वो किस तरीके से कंडक्ट होती है और किस तरीके से आगे उसे ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आयन चैनल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसीलिए हम सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयंस का एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होता है, जो इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, उन्हें ज़रूर याद रखना। जब भी न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब रेस्टिंग स्टेट है, तो उस केस में ज़्यादा परमिएबल होती है एक्सॉन की मेम्ब्रेन टू पोटेशियम, मतलब उस टाइम पोटेशियम ज़्यादा आता है। तो इसे आप साइड में भी लिख सकते हो, जब रेस्टिंग स्टेज है तो उस केस में ज़्यादा पोटेशियम जो है उसके लिए परमेबिलिटी देखने को मिलती है। एंड ये सारी चीज़ जो होती है वो सोडियम आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है।
मतलब ये इम्परमिएबल होगी जब रेस्टिंग स्टेट है। ठीक, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, मतलब इसके लिए तो इम्परमिएबल है ही, साथ में नेगेटिव वाले जो भी आयंस होंगे उनके लिए भी इम्परमिएबल होती है रेस्टिंग स्टेट में। कॉन्सिक्वेंटली जो एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है पोटेशियम आयंस की, क्योंकि पोटेशियम आयंस के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल हो गई थी, तो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं उनके लिए भी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, क्योंकि इम्परमिएबल होने का मतलब है कि एक्चुअल में सोडियम जो होता है ना वो बाहर होता है, पोटेशियम भी बाहर होता है। अब क्योंकि ये अंदर एंटर कर जाएगा परमेबिलिटी होने की वजह से, बट सोडियम नहीं कर पाएगा, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी एक्सॉन के अंदर, बट नेगेटिवली चार्ज्ड जो होते हैं ना वो अंदर ही होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, जस्ट लाइक पोटेशियम आयंस। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताइए कि बाहर वाले रीजन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब वहाँ सोडियम ज़्यादा होगा और पोटेशियम कम होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी कि किस स्टेज में क्या चीज़ होती है किस जगह पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। और ये बेसिकली आयनिक ग्रेडियंट जो होता है ये मेंटेन किया जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप। याद रखना, जब भी हम पंप टर्म यूज करते हैं वो बेसिकली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर के लिए यूज करते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही हम पंप यूज करते हैं टर्म, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के लिए यूज होती है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग कलर में हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो भी सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम को आउटवर्ड्स और 2 पोटेशियम इनटू द सेल इसके लिए एक्सचेंज करता है, तो 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम इनका एक्सचेंज होता है। इस तरीके से ये एक्सचेंज जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आउटर सरफेस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर आ जाता है और इनर सरफेस जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज हो जाती है। और यही पोलराइजेशन है जो धीरे धीरे करके आगे आगे ट्रांसमिट होती है, मतलब एक्सॉन के सरफेस के अंदर एक्सॉन के थ्रू ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव का जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यही आगे ट्रांसमिट होता है। इसी को हम बेसिकली नर्व इम्पल्स का कंडक्शन बोलते हैं। ये आपको यहाँ बताया भी है, इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, तो वो टर्म हम यहाँ यूज़ करते हैं। ये आप यहाँ देख भी सकते हो, तो सोडियम आपको दिखाया हुआ है ये अंदर जा रहा है, तो अंदर की साइड सोडियम जाएगा, फिर बी जो है वो आपको यहाँ बताया हुआ है, तो बी जो है वो आगे मूव करेगा, जैसे ये चार्ज आप देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर बन गया है, अब ये आगे जाएगा और यहाँ का नेगेटिव चार्ज हटता जाएगा। इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल है वो आगे की साइड ट्रांसमिट होता जाएगा, मतलब जो हम बोलते हैं ना सिग्नल आगे एक जगह से दूसरी जगह जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, ये सिग्नल है। तो सिग्नल यहाँ पे जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की तरीके से या फिर एक्शन पोटेंशियल की तरीके से आगे की साइड ट्रांसमिट होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि जब भी स्टिमुलस जो है वो अप्लाई होता है एक पर्टिकुलर साइट पे, तब फिर ये पोलराइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में स्टिमुलस क्या है, ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन जो है सिग्नल्स का वो आपको देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर चीज बनती है जिसे एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे मान लो ये रीजन जो है यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल है, बट कोई स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस की वजह से इसके जो भी रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और जो भी पंपिंग है आयंस की वो कैरी आउट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता हुआ दिखेगा। तो पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होती है और रेस्टिंग पोटेंशियल जो है इसी की वजह से जब सिग्नल आया यानी स्टिम्युलस आया तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल बन जाएगी।
एक्शन पोटेंशियल, तो वो बन जाएगी जो कि फिर आगे ट्रांसमिट होगी। यही चीज़ आपको यहाँ बताई है, इसी को हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल को ही हम नर्व इम्पल्स टर्म जो है वो बोल रहे हैं। ये इम्पल्स होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, और ये सारी चीज़ जो होती है सोडियम पोटेशियम आयंस के ट्रांसपोर्ट, अनइक्वल ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आयंस इनकी वजह से ही होता है। मतलब सोडियम का चार्ज अलग है, उसका नंबर जो भी है आयंस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी अलग है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, तो इसीलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनबैलेंस हो जाता है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट होता है अक्रॉस द एक्सॉन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन हम पढ़ते हैं, मतलब ट्रांसमिशन हेयर इज बेसिकली कंडक्शन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस समझ लो। कंडक्शन होता है जब सेम न्यूरॉन के एक्सॉन में आगे की साइड वो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल। ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन अगर सिग्नल भेजना है तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको बताया हुआ है कि साइनैप्स होता है रीजन जहाँ पे एक्चुअल में प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन कांटेक्ट में आते हैं। तो जैसे मान लो एक न्यूरॉन है ये और उसका वो रीजन है जहाँ पे एक्चुअल में वो साइनैप्स वाला, मतलब साइनैप्टिक नॉब वगैरह प्रेजेंट थे। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट समझ जाओ। और मान लो कि यहाँ पे ये न्यूरॉन है, ठीक है, इस तरीके से ये न्यूरॉन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके डेंड्राइट्स और इसका साइनैप्टिक क्लेफ्ट जो है, ये मतलब साइनैप्टिक जो भी ये नॉब है, यहाँ पे सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। तो एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, दिस वुड बी प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन क्योंकि ये साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन है, और ये साइनैप्स के बाद वाला है, साइनैप्स यहाँ बीच में है, साइनैप्स, तो ये वाला पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज आता है। तो वही आपको यहाँ बताया हुआ है कि साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है एक्चुअल में गैप जो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स या केमिकल साइनैप्स दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले में जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पास होने चाहिए दोनों न्यूरॉन्स, तो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन काफ़ी क्लोज बाय होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन होगा। अगर वो उनके बीच में थोड़ा गैप है तो उस टाइम पे केमिकल साइनैप्स होता है, मतलब केमिकल्स का रिलीज होता है फ्रॉम प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली केमिकल्स, और फिर वो केमिकल्स जो हैं यहाँ के यानी पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स कैप्चर करते हैं और सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे आपको बताया भी है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बहुत कम होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो मेजर वाला जो है वो सारा का सारा हमारे अंदर केमिकल साइनैप्स है। अब केमिकल के अंदर यहाँ फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, मतलब दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, ये दो न्यूरॉन्स हैं, एक ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट हो गया या साइनैप्टिक नॉब हो गया, ये दूसरा वाला न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट वगैरह वाला रीजन। तो यहाँ पे बीच में एक फ्लूइड होता है, ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड ही है एक्चुअल में जिसे हम बेसिकली जिस स्पेस को जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है इसे साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यही वो रीजन है जिसके थ्रू वो केमिकल्स का आगे ट्रांसमिशन होगा और उसे नेक्स्ट न्यूरॉन के पास भेजा जाएगा। यहाँ पे बताया भी है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो केमिकल्स जो एक्चुअल में सिक्रीट आउट होते हैं। तो इस तरीके के वेसिकल्स होते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स जिनके अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो कि फिर साइनैप्टिक नॉब के एंड में मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद सारे केमिकल्स इस फ्लूइड फिल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी रिसेप्टर्स नेक्स्ट न्यूरॉन के सरफेस पे होंगे वो रिसेप्टर्स उन्हें रिसीव करेंगे और आगे जाके सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिलता है आपको। तो रिसेप्टर्स आपको बताया है, और रिसेप्टर्स से जब भी बाइंडिंग होती है तो आयन चैनल्स वगैरह ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा आयन है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी सिग्नल है उसका आगे जाके ट्रांसमिशन होगा। तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं हम ब्रेन को बेसिकली, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ये वॉलेंट्री के ऑर्गन्स के फंक्शंस को या इनवॉलेंट्री ऑर्गन के फंक्शंस वगैरह को, हंगर, बैलेंस जो भी बॉडी का होता है, थर्मोरेगुलेशन है, थर्स्ट है,
सिरकैडियन रिदम है बॉडी की, इन सब को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन कंट्रोल सेंटर है मेन वाला। अब ये जो है अलग अलग चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लाइक विजन वगैरह की प्रोसेसिंग, जो आपने चीज़ देखी, जो सुनी, जो आप बोल रहे हो, आपके इमोशंस हैं, आप क्या सोच रहे हो, सारी चीज़ें जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके अराउंड स्कल होता है जो उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको बताया क्रेनियल मीनिंग्स होती हैं बेसिकली स्कल के अंदर, जिसके थ्रू ब्रेन जो होता है वो कवर्ड होता है। इसमें आपको बताया आउटर लेयर होती है ड्यूरा मेटर एंड अ वेरी थिन मिडल लेयर जिसे अरेक्नॉइड बोलते हैं, एंड इनर लेयर होती है जिसे हम पिया मेटर बोलते हैं। तो ये 3 लेयर्स होती हैं जो कि बेसिकली ब्रेन को कवर करके रखी हुई हैं, मतलब स्कल के अलावा ये तीनों लेयर्स भी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये आपने सुना ही होगा। फोर ब्रेन सामने वाला सोचने में जो मदद करता है, फिर मिड ब्रेन आता है और फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन यानी पीछे की साइड आता है। ये होता है ब्रेन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर। फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम आपको देखने को मिलेगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस देखने को मिलेगा। मिड ब्रेन अगर देखोगे तो वो यहाँ पे मिड ब्रेन वाला रीजन दिखाया हुआ है, ये सारा मिड ब्रेन वाला रीजन है। देन अगर देखोगे हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला वाला रीजन आता है। ये सारा ब्रेन का पार्ट हो गया और फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है जो जुड़ी हुई होती है। कॉर्पस कैलोसम बेसिकली होता है एक टाइप का ब्रिज जो दोनों हेमिस्फेयर्स जो ब्रेन के होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है। मतलब जो भी लेफ्ट और राइट वाला हेमिस्फेयर होता है ब्रेन का, उनके बीच का ब्रिज होता है कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों को बेसिकली कनेक्ट करता है ताकि सिग्नल का ट्रांसमिशन हो सके। अब यहाँ पे आपको हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है। जैसे फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। सबसे इजी है ये चैप्टर, किस लिए? क्योंकि नोट्स बनाओगे ना तो आप कैसे लिखोगे, फोर ब्रेन के अंदर एरो एरो करके बना दिया, इसके अंदर ये होता है, ये होता है और ये होता है, इसका फंक्शन ये है, 2-3 पॉइंट्स में लिख दिया, इसका ये है और इसका ये है। तो ईजी होता है फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसे याद करना। तो यहाँ देखो सेरिब्रम का आपको बताया हुआ है कि ये होता है जिसके अंदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं और बीच में हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड होते हैं यूजिंग कॉर्पस कैलोसम, तो वो याद रखना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है इसके अंदर एक लेयर, ग्रे मैटर जिसे बोलते हैं, तो ग्रे वाला, ग्रेइश अपीयरेंस वाला ग्रे मैटर होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ एसोसिएशन एरियाज भी होते हैं, मतलब जो एक्चुअल में इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे वाइट मैटर वाला रीजन होता है, तो एसोसिएशन एरिया वो होते हैं जिसे वाइट मैटर बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में वो वाला रीजन है जो ओपेक वाइट कलर का होता है, तो वो याद रख सकते हो। फिर थैलेमस होता है जिसका बेसिकली सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग में काम होता है, तो वो थैलेमस का काम है। फिर हाइपोथैलेमस है जो एक्चुअल में मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड नाम से जाना जाता है, तो हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी को बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये उसको भी कंट्रोल करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बॉडी टेम्परेचर, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सब बताने में मदद करता है। और हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं बेसिकली जो यहाँ पे रिलीज होते हैं, तो वो आप याद रख सकते हो। इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है, इमोशंस वगैरह जो होते हैं, मोटिवेशन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सारा का सारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर आप मिड ब्रेन की बात करोगे तो ये बीच में प्रेजेंट होता है बिल्कुल फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के। इसमें बेसिकली एक कैनाल आती है जिसे सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, ये पीछे डायग्राम में भी आई थिंक बनी है, ये रहा सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो ये रही वो डक्ट जो कि यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि मिड ब्रेन को फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करती है, तो वो आपको यहाँ मेंशन करा हुआ है। और ये भी बताया है कि यहाँ पे 4 राउंड स्वेलिंग्स भी होती हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना बोलते हैं, तो ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है। सिमिलरली अगर आप हाइंड ब्रेन देखोगे तो इसमें पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला होता है। मेडुला वही है जिसे हम मेडुला ओब्लोंगेटा के नाम से जानते हैं।
अगर पॉन्स की बात करोगे तो वो एक रीजन होता है फाइब्रस रीजन। इसके अलावा सेरिबेलम होता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेडुला होता है जो एक्चुअल में ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सारा का सारा मेडुला कंट्रोल करता है, तो वो याद रखना आप। 3 मेजर रीजन्स मैंने आपको बताई दिए जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो वो याद रखने हैं आपको। और ओवरऑल यही था जो आपकी एनसीईआरटी में अभी नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं एनसीईआरटी से, तो ये कुछ सिलेबस था जो आपके नीट के एग्ज़ाम में आएगा। जो अभी एनसीईआरटी में गिवन है वो सारी चीज़ें नीट में आएंगी, तो उस हिसाब से याद रखना। बाकी अगर नीट का सिलेबस अच्छे से समझना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, उसमें सारा पोर्शन बताया हुआ है कि किस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आएंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।